सूरज हौले से मुस्काया और बोला, कुछ दिन सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। अभी अभी आई है, इसलिए घर की याद सता रही है। खैर, अच्छा हुआ तू आ गई, मैं काफी परेशान था। सूरज की यह बात सुनकर उसके चेहरे पर अपनी आंखों को स्थिर करते हुए प्रश्न चिन्ह की मुद्रा में सकीन सूरज से पूछ बैठी, मेरे लिए? क्या तुम मेरे लिए परेशान थे सूरज? क्या तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है? सकीन अपने प्रश्नों के कोश को और बड़ा करे इससे पहले ही सूरज बोल पड़ा, अरे पगली, ऐसी कोई बात नहीं, पर विद्यालय खुलने के 20 दिन बाद तनाई तो चिंता होना तो लाजमी ही है। मैं ही क्यों, तेरे सहपाठी भी तो परेशान थे तेरे लिए, साथ ही अध्यापक लोग भी। सकीना सूरज के चेहरे पर आंखें गड़ाई भांप गई थीं कि सूरज अपने हृदय की तड़प को छिपाने की कोशिश में बातों को किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है। फिर कुछ सोचकर सूरज फिर बोला, खैर छोड़ इन बातों को, इन पर फिर कभी बात होगी। अभी तो यह बता कि गांव घर में सब कुशल मंगल तो है? सकीना ने हां में सिर हिलाते हुए कहा, हां, सब कुशल मंगल है। हुआ यह कि जिस दिन मुझे यहां के लिए निकलना था, उसके एक दिन पहले रात को मुझे हल्का सा बुखार हो गया। फिर सुबह सुबह मां ने बताया कि मुझे चेचक यानी बड़ी माता निकल आई हैं। फिर क्या करती, बिस्तरे पर पड़ी पड़ी कुछ यादों में खोई रहकर दर्द को सहती और समय को गतिशील होते देखते रही। इतना कहने के साथ ही एक लंबी सांस लेते हुए सकीना ने सूरज के चेहरे से अपनी नजर हटाकर पुस्तकालय की छत में लटक रहे भारी भरकम पंखे पर टिका दी। धीरे धीरे सूरज और सकीना का मिलना जुलना बढ़ता ही गया। अब तो दिन में जब तक वे लोग 2-4 बार मिल नहीं लेते, अपने दिल की बात बता नहीं लेते, कल नहीं पड़ती थी। पुस्तकालय में अपनी वाली बेंच पर तो वे दोनों कभी कभी घंटों तक बैठे रहते, कभी कभी एक दूसरे से बात करते हुए, तो कभी कभी सिर्फ और सिर्फ किताबों में। अपनी वाली बेंच पर तो वे दोनों कभी कभी घंटों तक बैठे रहते, कभी कभी एक दूसरे से बात करते हुए, तो कभी कभी सिर्फ और सिर्फ किताबों में खोए रहकर भी बीच बीच में एक दूसरे को निहारते हुए, कभी मुस्कुराते हुए, तो कभी उदासी से गुप्त रूप से दिल की बात बयां करते हुए। कभी कभी तो वे लोग शाम को नदी किनारे निकल जाते। सकीना डूबते हुए सूरज को निहारा करती तथा साथ ही नदी में झिलझिला रहे सूरज के मासूम चेहरे को भी। पर सूरज चुपचाप बैठा हुआ बस सकीना को निहारा करता और कभी कभी सकीना को परेशान करने के लिए या यूं कहें उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नदी किनारे से कुछ छोटे मोटे कंकड़ उठाता और नदी में दे मारता। फिर क्या नदी में डूबते सूरज का मनोरम दृश्य कुछ ऐसे झिलमिलाने लगता कि जैसे पास ही आ जाएगा, पर फिर भी सकीना सूरज को जानबूझकर नजरअंदाज करने का नाटक करती और कनखियों से उसके चेहरे पर आते जाते भावों को पकड़ने की कोशिश करती। एक दिन की बात है, विद्यालय में सूरज को सकीना दिखाई नहीं दी। सूरज एकदम से बेचैन हो गया। उसे लगा कि कल तो सकीना एकदम ठीक ठाक थी, फिर आज विद्यालय क्यों नहीं आई। उसकी बेचैनियां बढ़ने लगीं और वह अपने आप को रोक नहीं सका और सकीना की कक्षा के दरवाजे पर पहुंचकर बेचैनी से कक्षा खत्म होने की राह देखने लगा। ज्यों ही कक्षा खत्म हुई और अध्यापक कमरे से बाहर निकले, वह तीर की भांति कक्षा में प्रवेश किया। इधर उधर नजरें दौड़ाई और फिर एकाएक निरीह आंखों से एक लड़की को इशारे से बाहर आने के लिए कहा और खुद भी कक्षा से बाहर निकल गया। 2 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि वह लड़की कक्षा से निकलकर सूरज के पास आ गई और पूछ बैठी, क्या बात है सूरज जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। सूरज ने अपनी बेचैनियां छिपाते हुए और अपने मन के भाव को चेहरे पर स्थिर करते हुए कहा, परेशान नहीं हूं। हां, पर एक बात बताओ ना, आज सकीना विद्यालय क्यों नहीं आई। उस लड़की को सूरज की यह बात बहुत ही अजीब लगी। शायद उसे विश्वास नहीं था कि सूरज ऐसा प्रश्न कर डालेगा। फिर प्रश्नवाचक दृष्टि सूरज के चेहरे पर गढ़ाते हुए वह पूछ बैठी,
आप कहना क्या चाहते हैं सूरज जी? सकीना तो परीक्षा के बाद घर चली गई थी और उसके बाद से अभी तक वापस ही नहीं आई है। हम लोग खुद ही उसको लेकर परेशान हैं। विद्यालय को खुले महीनों हो आए, पर यह लड़की अभी तक नहीं आई। मैं तो उसके मौसी से मिलने की भी कोशिश की, पर वह भी शायद अभी नहीं आई है। उस लड़की की यह बात शायद सूरज के गले नहीं उतरी। उसका दिमाग चकरा गया, पर थोड़ा सा अपने को असमंजस की स्थिति से बाहर निकालते हुए सिर को झटका दिया और फिर उस लड़की से बोल पड़ा, अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि सकीना शायद आ गई है, इसलिए तुमसे पूछने चले आया। इतना कहते हुए सूरज के पैर धीरे धीरे उठने लगे और फिर से पुस्तकालय की ओर बढ़ने लगा। सूरज के जाते ही वह लड़की भी फिर अपनी कक्षा में वापस चली गई। जाते जाते सूरज के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। माजरा क्या है माजरा? यही सब सोचते सोचते उसका दिमाग और भी चकराने लगा। उसे धरती हिलती नजर आई। फिर वह थोड़ी तेजी से बढ़कर पुस्तकालय के पास लगे छापाकल पर चला गया और छककर ठंडा पानी पिया और पानी से अपने सर को भी भिगो लिया। 2 मिनट तक छापाकल के पास ही खड़ा रहने के बाद वह पुस्तकालय की ओर चल पड़ा। अगले दिन सूरज विद्यालय नहीं आया। उसकी तबीयत शायद थोड़ी बिगड़ गई थी और वह सकीना के बारे में भी सोच सोचकर परेशान हुए जा रहा था। मोहन नामक का एक लड़का एक दिन जंगल में खो जाता है और उसे ढूंढने के लिए उसके माता पिता जंगल में जाते हैं। समय करीब 2 बज रहे थे। जंगल के थोड़ा अंदर जाते ही उन्हें जो देखने को मिलता है वो देख के सारे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि मोहन कुछ बिना सिर वाले भूतों के साथ नाच रहा है। मोहन का चेहरा भी काफी डरावना दिख रहा था। ये सब मंजर देखकर उन लोगों के पसीने छूट जाते हैं। उन लोगों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पास जाके मोहन को बुलाए। फिर वो सारे लोग निर्णय करते हैं कि गांव जो कि जंगल से सटा हुआ था, जाके 50-60 लोगों को मशाल के साथ बुला के लाते हैं। तुरंत वो लोग गांव से लोगों को बुला के लाते हैं और जब आके देखते हैं तो भूत वहां से गायब हो चुके थे। लेकिन मोहन बहुत डरावना लग रहा था और आगे मोहन ने उस गांव के लोगों के साथ जो किया सुनकर आपके भी पसीने सूट जाएंगे। अगर आपको पूरी भूतिया कहानी सुनानी है तो मेरे इंस्टाग्राम बायो में पूरी कहानी की लिंक है, उस पर क्लिक करें और खौफनाक पूरी कहानी सुने। लेकिन मोहन बहुत डरावना लग रहा था और आगे मोहन ने उस गांव के लोगों के साथ जो किया सुनकर आपके भी पसीने सूट जाएंगे। अगर आपको पूरी भूतिया कहानी सुननी है तो मेरे इंस्टाग्राम बायो में पूरी कहानी की लिंक है, उस पर क्लिक करें और खौफनाक पूरी कहानी सुने। उसके मामा ने उसे सुबह सुबह ही डॉक्टर को दिखाया था और घर पर ही उसे आराम करने के लिए छोड़कर अपने कार्यालय निकल गए थे। सूरज एक कमरे में लेटे लेटे बस सकीना की यादों में खोया था। तभी किसी ने उस कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। सूरज आहिस्ते से उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। ज्यों ही उसने दरवाजा खोला, क्या देखता है कि मंद मंद मुस्कुराती हुई सकीना उसके सामने खड़ी है। फिर क्या सूरज अभी कुछ सोच पाता, इससे पहले ही सकीना उस कमरे में प्रवेश करके एक काठ कुर्सी पर गफलत के साथ विराजमान हो गई थी। सूरज 2 मिनट तो दरवाजे पर खड़ा रहा। फिर पता नहीं उसे क्या सूझा कि दरवाजा बंद करके फिर आकर अपनी चारपाई पर बैठ गया। चारपाई पर बैठने के बाद उसने सकीना के चेहरे पर अपनी गुस्सैल नजर गड़ा दी और बेरुखी से पूछ बैठा, यह प्यार भला किस काम का कि किसी को उसके कर्तव्य से ही विमुख कर दे। सकीना इस बात पर कुछ बोले उससे पहले ही फिर सूरज ही बोल पड़ा, सकीना, यह अच्छी बात नहीं है। तेरे माता पिता ने तुझे यहां पढ़ने के लिए भेजा है और तब जब से आई है पता नहीं कहां रहती है। विद्यालय आती भी है तो चुपके से और सिर्फ मुझसे मिलने के लिए। एक लंबी सांस लेते हुए वह फिर कहना प्रारंभ किया, अच्छा हुआ कि कल मैं तुझे खोजने तेरी कक्षा में चला गया था। वहां तेरी सहेली से पता चला कि ता तो अभी गांव से वापस ही नहीं आई है। क्या माजरा है सकीना, मुझे सच सच बता,
अगर मेरे प्यार की वजह से यह सब हो रहा है तो मैं अपने प्यार को तिलांजलि दे दूंगा। मुझे नहीं करना ऐसा प्यार, मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार जो किसी के विश्वास को तोड़ बैठे, किसी को अपना बनाने के चक्कर में उसे अपनों से दूर कर दे। बोल सकीना, बोलता पढ़ाई के साथ मजाक क्यों कर रही है? विद्यालय आकर भी कक्षा में नहीं जा रही है। सूरज की ये बेचैन भरी बातें सुनकर सकीना थोड़ी मुस्काई, थोड़ी सकुचाई और नैनों को मटकाते हुए फिर प्रेम लपेटे शब्द बोली, सूरज, ये सही बात है कि मैं विद्यालय तो आ रही हूं पर केवल तुझसे मिलने के लिए। हुआ यह है कि जब से घर से आई हूं मौसी की तबीयत काफी खराब चल रही है। बस उनकी ही देखभाल में लगी हूं। ज्यों कि उनकी तबीयत अच्छी हो जाएगी फिर मैं कक्षा में आना शुरू कर दूंगी। सकीना की यह बात सुनकर असहज सूरज थोड़ा सहज हुआ, पर फिर भी सर पर प्रश्न चिन्ह की सिलवटें डालते हुए पूछ बैठा, पर तेरी सहेली तो बता रही थी कि तेरी मौसी भी घर से नहीं आई है। वे लोग तेरी मौसी से भी मिलने की कोशिश किए थे। वे लोग शायद तेरी मौसी के घर गए थे। सूरज की यह बातें थोड़ा सकीना को परेशान कर डाली, पर फिर भी वह संभलते हुए बोली, दरअसल मौसी यहां किराए के घर पर रहती थी और गांव से आने के बाद उसने अपना मकान बदल दिया था। शायद इसलिए मेरे सहपाठियों से मेरी या मौसी की मुलाकात नहीं हो पाई। अभी सूरज और सकीना की यह बात चल ही रही थी कि फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। सूरज ने दरवाजा खोला तो क्या देखता है कि उसकी मामी हाथ में चाय का कप लेकर खड़ी हैं। उन्होंने चाय का कप सूरज की ओर बढ़ाया और पूछ बैठी कि बेटा, अभी तबीयत कैसी है? सूरज ने सकारात्मक सिर हिलाते हुए कहा कि मामी अभी ठीक हूं। आप एक कप और चाय लाइए ना, मेरी दोस्त आई हुई है। दोस्त? कौन सी दोस्त? कहां है वह? अंदर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये सारी बातें सूरज की मामी एक ही सांस में बोल गईं। फिर क्या था? सूरज ने अंगुली से कमरे में रखी काठ कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह देखिए, कुर्सी पर तो बैठी है। खैर, कुर्सी पर सूरज को होले होले मुस्कुराते हुए सकीना दिख रही थी, पर सूरज की मामी को वहां कोई दिखाई नहीं दिया। फिर सूरज की मामी को लगा कि शायद बुखार बढ़ गया है, इस वजह से सूरज ऐसी बातें कर रहा है। फिर कुछ सोचते हुए और लाती हूं कहते हुए वे रसोई घर की ओर बढ़ गईं। दिन बीतते रहे और सूरज सकीना के दिल में अंकुरित प्रेम पुष्पित पल्लवित होता रहा। अचानक एक दिन सूरज के पिताजी गांव से आ धमके। सूरज को तो पता ही नहीं था कि उसके पिता ऐसे बिन बताए आ जाएंगे। खैर, दूसरे दिन सुबह सुबह सूरज के पिता और उसके मामा सूरज को विद्यालय जाने से मना कर दिए और उसे एक मनोविज्ञानी चिकित्सक के पास ले गए। यह सब सूरज के लिए असहज था, क्योंकि सूरज तो अपने आप को पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ समझ रहा था। चिकित्सक ने सूरज को देखा, कुछ प्रश्न दागे और कुछ दवाइयां लिखकर थमा दी। साथ ही यह भी कहा कि 1 हफ्ते के बाद फिर आना। चिकित्सक के पास से लौटते समय सूरज अपने मामा से पूछ बैठा, मामा, आप लोग मुझे इस चिकित्सक के पास क्यों लाए थे? मैं तो हर तरह से एकदम ठीक हूं। सूरज की यह बात सुनकर उसके मामा थोड़े रुआंसू हो गए। उनके ललाट पर तंग सिलवटें पड़ गईं, जिसमें पसीने ने अपना घर बना लिया। फिर वे तेजी से बोल पड़े, कुछ भी ठीक नहीं है बेटा। तुझे शाम को अकेले नदी किनारे जाते हुए, नदी किनारे बैठकर पानी में कंकड़ फेंकते हुए और बड़बड़ाते हुए काफी लोगों ने देखा है। साथ ही तुम्हारे विद्यालय के पुस्तकालय के कई कर्मचारी बताते हैं कि थन एक बेंच पर बैठकर ऐसा लगता है कि किसी से बातें कर रहा है, जबकि वहां कोई नहीं होता। आखिर माजरा क्या है बेटा? पढ़ाई में तो थन एकदम अच्छा कर रहा है, पर यह सब तेरे साथ क्या हो रहा है? मामा जी की बातों को सुनकर सूरज को थोड़ा अजीब लगा। वह सोचने लगा कि क्या सकीन वास्तव में कोलकाता में नहीं है? फिर उसके साथ रहने वाली क्या सकीना की कोई हमशक्ल है या कोई आत्मा? आखिर कौन है वो जो सकीना बनकर उसके प्रेम का मजाक बना रही है?
उसका संसर्ग पा रही है। बहुत सारी बातें सूरज के मन में चल रही थीं, पर उसे पूरी तरह से यकीन था कि वह सकीना ही तो है। शायद लोगों को कोई भ्रम हो गया है। फिर अचानक उसके मामा बोल पड़े, बेटा, एक बात तो तुझे बताना भूल ही गया था। तो सकीना को जानता है ना, तेरे ही विद्यालय में पढ़ती थी, तेरी अच्छी दोस्त थी कि है मामा? सकीना तो बराबर अभी भी मेरे साथ रहती है। वह छुट्टी के बाद कोलकाता वापस लौट आई है। सूरज एक ही सांस में कह गया। अब सूरज के पिता रोते हुए बोल पड़े, नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। सकीना बेचारी तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। जब वह गांव गई थी तो उसे चेचक निकल आई। वह 12-15 दिन तक खाट पर पड़ी रही और बस तेरी बातें करती रही। अचानक एक दिन उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इतना कहते कहते सूरज के पिता और फपक कर रो पड़े। सूरज को अपने पिता की बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और वह मुंह फांडे उनके रोते चेहरे को देखे जा रहा था। फिर सूरज के मामा बोल पड़े, बेटा, मैं सकीने की मौसी से मिल चुका हूं। वह 1 हफ्ते पहले ही गांव से लौटी है। उसने ही यह सब बातें बताईं। खैर, सूरज के दिमाग अब एकदम से चकरा गया था। वह अपने मामा से बोला कि क्या वह भी सकीना की मौसी से मिल सकता है। उसके मामा ने कहा, क्यों नहीं, कल ही तुझे उसकी मौसी से मिलवाता हूं। अगले दिन सूरज के मामा सूरज को लेकर सकीना के मौसी के घर गए। सकीन के मौसी के घर में सूरज ने एक मेज पर हार टंगे सकीना के मुस्कुराते चेहरे को देखा। वह पहले तो मुस्कुराया और उसके बाद दौड़कर उस तस्वीर को उठाकर सीने से लगाते हुए दहाड़ मारकर रो पड़ा और रोता ही गया। उसके मामा और सकीना की मौसी ने उसे चुप कराना उचित नहीं समझा। सूरज इतना रोया कि वह तस्वीर पूरी तरह से आंसू मग्न हो गई। धीरे धीरे वहां शांति पसरने लगी और सूरज की दहाड़ धीरे धीरे सिसकी बनकर गायब हो गई। अब रुलाई थी तो बस उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर। अचानक सूरज बोल पड़ा, मामा, क्या आप मुझे लेकर एक बार सकीना के गांव चलेंगे? सूरज के मामा बोल पड़े, जरूर बेटा, जरूर। अगले ही दिन सूरज के मामा सूरज के साथ सकीना के गांव के लिए निकल गए। वे लोग सीधे सकीना के घर गए। सकीना की मां का रो रो कर बुरा हाल था। पड़ोसियों ने बताया कि सकीना बहुत ही अच्छी लड़की थी, सबकी चहेती थी, सबका बड़ा ख्याल रखती थी। सकीना की मां ने बाजार से अंतिम बार लाई गई उन चीजों को सूरज के सामने रख दी जो उसने सूरज और अपने सहपाठियों के लिए खरीदा था। अब सूरज को जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं था। उसने अपने मामा से वापस चलने के लिए इशारा किया। वह ज्यों ही सकीना के घर से बाहर निकला, कुछ दूरी पर सकीना उसे नम आंखों से बाएं बाएं करती नजर आई। आज भी सूरज को जानने वाले लोग जानते हैं कि सूरज कभी कभी शाम को नदी की तरफ निकल जाता है और नदी किनारे बैठे बैठे ऐसे व्यवहार करता है कि जैसे कोई और है उसके साथ। सूरज के जीवन की गाड़ी सही रफ्तार से भागे जा रही है, पर कहीं ना कहीं इस गाड़ी में सकीना के प्यार की शक्ति है। आज भी यदाकदा सकीना उससे मिलने आ ही जाती है। अब तो लोगों को भी इस आत्मा के आत्मिक प्यार की खुशबू दूर दूर तक फैलती हुई दिखाई दे जाती है। दरअसल कहने वाले कहते हैं कि सकीना सूरज के प्रेम में इस कदर दीवानी थी कि मरने के बाद उसकी आत्मा अधूरे प्रेम को पूर्ण करने के